नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी मेहर। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धानी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। रविवार देर रात धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की निगरानी करने और श्रद्धालुओं की मौत के कारणों की जानकारी लेने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन के निर्देश दिया। अब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की होने वाली मौत के कारणों को भी जनता के समक्ष रखेगी। इसी सिलसिले में चारधाम यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग और एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन ने हिस्सा लिया, जिसमें बताया गया कि चारधाम यात्रा में वर्तमान में क्या व्यवस्था की जा रही है और क्या व्यवस्था अब तक हो चुकी है। बैठकें करते हैं, रिव्यू करते हैं और मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को, पर्यटन सचिव को इस पूरी यात्रा का नोडल अधिकारी बनाया था। जो स्वास्थ्य विभाग के इनपुट्स थे वो डेली वो पर्यटन विभाग को, पर्यटन सचिव को, स्वास्थ्य सचिव की ओर से जा रहे थे और सारी सूचनाएं पर्यटन सचिव आपको निरंतर ब्रीफ करके दे रहे थे। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई थी प्रदेश में, जिससे मीडिया को जानकारी तत्काल मिलती रहे और सूचना विभाग के माध्यम से भी डेली आप लोगों को प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग मिल रही थी। ये व्यवस्था बनाई गई थी। जैसा आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवश्य हम लोगों को ये निर्देश दिया कि आप लोग प्रेस से आमने सामने बात कर लीजिए, तो जो भी विषय होंगे वो और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आज सोचा कि जॉइंट रूप में जितने भी विभाग यात्रा में लगे हैं वो सभी यहाँ पर बैठ के आप लोगों से थोड़ी सी विचार विमर्श करेंगे। 1.5 लाख वाहन लगभग एग्जैक्टली हमारा कल आज तक का डाटा है। 1,54,983 वाहन इस यात्रा में आ चुके हैं। इस दौरान पुलिस के जो काम है वो आपको डेली डाटा हम देते रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक डाटा जो अभी आज मैं देना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान हमने 920 पिछड़े यात्रियों को उनके परिवारजनों से मिलाया है, 920, और 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया है, चाहे वो पानी में हो, नदी में हो, ट्रैकिंग रूट पे हो। 80 यात्रियों को पुलिस ने हॉस्पिटलाइज कराया है। 130 यात्रियों का खोया हुआ सामान वापस दिलवाया है, 130 यात्रियों का। 54 घायलों की मदद की है। 350 पैदल यात्रियों की सहायता की है, जो कई बार नहीं चल पाते हैं, उनको हमारे पुलिसकर्मी खुद अपने कंधों पे लेके जाते हैं, या इस तरह से सहायता की है। और जो फर्जी वो था बुकिंग, हेली बुकिंग, टिकट बुकिंग, उसमें हमने अभियोग पंजीकृत करके लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया। हेलीकॉप्टर की टिकट जो फर्जी बढ़ रहे थे और रजिस्ट्रेशन फर्जी कर रहे थे, लगभग 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये 14,000 कम से कम हमें 48 घंटे का जो है एक्लिमेटाइजेशन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा का विषय है। फिर मुझे मेरी रिक्वेस्ट होगी जनता से कि वो हमारी सरकार का जो है साथ दें। अदरवाइज वो क्या करते हैं कि आप हमें जाने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि अभी रोक वाली बात आई। इसमें बिजनेस का कोई सवाल नहीं, जैसे हम अगर रोकेंगे तो अगली टीम उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी, तो बिजनेस भी हमारा कहीं पर भी अफेक्ट नहीं होगा। वर्ष यानी 2019 की तुलना में देखें तो हम लोगों ने करीब 60% अधिक फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर्स लगाए हैं यात्रा मार्ग पर। करीब 66% हमने अधिक डॉक्टर्स लगाए हैं यात्रा मार्ग पर। करीब 33% अधिक हम लोगों ने एम्बुलेंसेज लगाई हैं यात्रा मार्ग पर इस बार, जिसमें से ज़्यादातर ALS हमारी एम्बुलेंस हैं। 108 के माध्यम से जो हम इमरजेंसीज को टैकल करते हैं उसको करीब 170% यानी बहुत अधिक संख्या में इस बार टैकल करा गया है इमरजेंसीज को। तो जो हम लोगों ने अपनी फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर, टेम्पररी हेल्थ फैसिलिटीज़, परमानेंट हेल्थ फैसिलिटीज़, इस सब में इस बार अधिक वृद्धि करी है। सचिव पर्यटन ने भी बताया कि 1.5 गुना से ज़्यादा श्रद्धालुओं का इस बार आगमन हुआ है। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हम लोगों ने कई नए प्रयास भी करे हैं। पहली बार है कि डॉक्टर्स को कार्डियोलॉजी में ट्रेन करके 3 जनपदों में पोस्ट किया गया है। पहली बार है कि हम लोगों ने अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करा और रोटेशन पे हम लोग लगातार कार्डियोलॉजिस्ट मेरे सभी जनपदों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश के माध्यम से पहली बार हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जो होती है उसमें मैंने अपने सारे मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन करवाया और उसके बाद जो बाकी वहाँ लोग थे उनको भी उसमें ट्रेन किया गया है। कई यातायात समिति के माध्यम से हमारी 35 बसें चल रही है। परिवहन निगम द्वारा इस बार जो है 20 बसें चलाई हुई है
और 8 बसों को लगभग अन्य सोर्सों से लेते हुए कुल मिला के 135 बसेस चल रही है। जब मैं सुबह ऋषिकेश चला गया था तो तब रोडवेज की बसेस जो अतिरिक्त रूप में लगाई गई है उसमें से 13 बसेस अपने गंतव्य स्थानों के लिए चली गई थी और 7 बसेस की जो व्यवस्था की गई थी उनमें यात्री जो अपना अपना पंजीकरण को दिखाते हुए उसमें जो है धामों की तरफ जा रहे थे। तो ये मुख्य व्यवस्था जो है हमारी रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो केवल संक्षिप्त में पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि हम लोग कितनी धामों में आवश्यकता है यात्रियों की देखते हुए इसको हम लोगों ने ये व्यवस्था को लिबरल करते गए हैं और आज हम लोग ऐसी स्थिति में है कि हम लोगों के कोई भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई हमारे यहाँ पर कतार नहीं है, ना तो कोई अव्यवस्था है और किसी भी प्रकार से किसी को इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। तो ये कृपया हम आपके माध्यम से भी ये सभी को सूचित करना चाह रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए भी विभाग और बाकी अन्य विभाग एक साथ कार्य कर रहे हैं और कुल 4 धाम के सभी स्थानों पर हम लोगों के 615 से अधिक लोग हैं जो स्वच्छ। 4 धाम यात्रा पर समीक्षा बैठक कर सीएम धामी ने कहा कि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो इसके लिए सरकार प्रयासित है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य एक साफ शहर के रूप में जाना जाता है, इसके लिए हम काम करेंगे। 4 धाम में लगातार व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ये यात्रा ठीक प्रकार से चले, आने वाले लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, उसको लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। अभी आज हम लोगों ने ज्वाइंट सभी विभाग जो भी यात्रा से संबंधित है उन सभी को कहा है कि हफ्ते में 2 बार लगातार लोगों को जानकारी देने का भी काम करें और प्रत्येक दिन रोज समीक्षा का काम करें। उस दिशा में काम हो रहा है जिससे कि सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो। नहीं, इस बार चूंकि यात्रा 2 सालों बाद शुरू हुई है और यात्रा में यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है पहले के मुकाबले, इसलिए हमने सबसे अनुरोध भी किया है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन न हो जाए तब तक यात्रा न करें और जब आपकी रजिस्ट्रेशन की सारी व्यवस्था हो जाए, आपका स्वास्थ्य का भी जो हेल्थ का सर्टिफिकेट है वह भी आपके पास ठीक हो तभी यात्रा करें, क्योंकि अन्यथा हमारे ज़्यादा हेल्टी पर स्थान है सारे हमारे देव स्थान और आपकी सुरक्षा हमारे लिए, आने वाले लोगों की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब लोगों ने यहाँ पर एक पौधारोपण के साथ साथ एक संगोष्ठी भी की है और इस संगोष्ठी के माध्यम से सभी को एक प्रकार का हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया है कि हमारी चूँकि हिमालय राज्य, इसके अंदर पर्यावरण का संरक्षण हो, जल जंगल जमीन सुरक्षित हो और जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का ध्यान रखते हुए हमारा देहरादून शहर, अन्य हमारे शहर सभी के सब धीरे धीरे एक क्लीन सिटी के रूप में जाने जाएं, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे और पूरे हिमालय राज्य से, हिमालय से पूरे देश को और दुनिया को एक संदेश देने का काम भी यहाँ से। हर साल दुनिया भर में आज यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराने की कोशिश की जाती है। इंसान के जीने के लिए सभी जरूरी चीजें हमें पर्यावरण से ही मिलती है, इसलिए जरूरी होता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और धरती पर संतुलन बनाए रखें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पौधारोपण किया और जनता से पर्यावरण को बचाए रखने की अपील की। काफी गहरा किया सर, काफी गहरा किया, बैठ जाएगी सर। टोटल 35 प्लांट लाए हैं सर, ये सब फ्लावरिंग वाले हैं सर यहाँ से। सर आप थोड़ा उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास पर फूलदान पौधारोपण किया। इस दौरान रितु खंडूरी ने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ पर्व पर हम पौधारोपण से उस कार्य की शुरुआत करें ताकि हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष
स्वयंसेवी संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिकों और धार्मिक संगठनों समेत सभी प्रदेशवासियों से पौधारोपण लगाने, उन्हें सुरक्षित रखने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ का उपयोग को रोकने की दिशा में जनचेतना जागृत करने की अपील की। आगे उन्होंने कहा कि धरती पर मानव समाज और प्राणी जगत के स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना बेहद जरूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर काशीपुर मीडिया सेंटर के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ क्षेत्र भर के पत्रकारों ने आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की मंशा से जागरूकता अभियान बाइक रैली का आयोजन किया। काशीपुर कोतवाली से प्रारंभ हुई रैली मुख्य बाजार से डॉक्टर लाइन व सत्येंद्र गुड़िया मार्ग से एमपी चौक होते हुए कोतवाली पहुंची, जहां विधिवत रूप से रैली का समापन किया गया। काशीपुर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था कि पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, उसकी देखभाल एवं उसका पालन पोषण करना भी जरूरी है। मीडिया सेंटर द्वारा आयोजित इस रैली की क्षेत्र में भरी भरी प्रशंसा हो रही है। तमाम लोग का कहना है कि पेड़ पौधे तो सब लगाते हैं और लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके संरक्षण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। ऐसे में मीडिया सेंटर का जागरूकता कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय रहा। दिवस पर काशीपुर मीडिया सेंटर द्वारा जो हमारे समस्त पत्रकार बंधु हैं काशीपुर के, उनके द्वारा एक जागरूक रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से एक संदेश दिया गया कि पेड़ लगाओ और हर मनुष्य एक पेड़ जरूर लगाए, जिससे हमें ऑक्सीजन, पर्यावरण को फ़ायदा पहुँचे और जो प्रकृति नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। इसके हेतु हम लोगों ने जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई। इसीलिए हमारा जो मेन उद्देश्य है कि इस रैली के द्वारा जागरूक होकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं और हमारे पर्यावरण। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश में जगह जगह निजी संस्थाओं द्वारा लोगों द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में तराई पश्चिम वन प्रभाग के परतापुर रेंज में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। और क्षेत्र अधिकारी पतरामपुर अभिलाष वीर सक्सेना ने बताया कि आज रेंज ऑफिस में पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां विभिन्न प्रजाति के कई पेड़ों को लगाया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि आज पर्यावरण दिवस के मौके पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अवसर पर मेरे द्वारा और मेरे समस्त स्टाफ द्वारा लगभग 60 से 70 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष यहाँ पतरामपुर रेंज में लगाए गए। जनता को मेरे द्वारा यही अपील की गई है कि अधिक से अधिक अपने भी घर के आगे या अपने बगीचे में या यहाँ भी जितने वृक्ष लगेंगे, जितने लगाए जाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा उसका पर्यावरण के लिए संदेश जाएगा। वन विभाग अल्मोड़ा ने शीतला खेत स्याही देवी क्षेत्र में जंगल की सुरक्षा एवं वनाग्नि से जंगलों को बचाने के क्षेत्र में जनता द्वारा सराहनीय कार्य करने हेतु तथा आग को बुझाने में जनसहयोग के लिए सम्मेलन किया, जिसमें जिलाधिकारी वंदना ने शिरकत की। उन्होंने समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका निस्तारण भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। प्रभागीय वन अधिकारी महातीम यादव ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य शीतला खेत क्षेत्र के जन सहभागिता के माध्यम से किए गए कार्यों को जनपद में प्रचार प्रसार करना है और उसे अन्य क्षेत्रों में लागू करना है। वनाग्नि रोकथाम में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हम जनता और महिलाओं के विशेष रूप से सहयोग लेकर हम वनाग्नि रोक सकते हैं। तो वो जो शीतला खेत में हमने पाया है कि क्षेत्रवासी और विशेष रूप से महिलाएं हमारा बहुत सहयोग देती हैं, तो उस मॉडल को पूरे अल्मोड़ा में प्रचार प्रसार करने के लिए अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए थे। चौकुटिया हुआ, चाहे भुतरौज खान हुआ, इधर सोमेश्वर से भी लोग आए थे, महिलाएँ आई थी। और सबसे हमने निवेदन किया है कि आप अपने क्षेत्रों में
समूह बनाएं और वन विभाग से जुड़ें और हमारा वनाग्नि रोकथाम में सहयोग करें। और इस जागरूकता को फैलाने में आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी हद तक चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हरिद्वार स्थित पंजीकरण केंद्र पर अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर्यटन विभाग की ओर से अब पंजीकरण केंद्र पर महिलाओं, पुरुष और दिव्यांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। गर्मी के कारण यात्रियों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए शेड लगा दिया गया है। साथ ही कूलर की व्यवस्था भी की गई है। शुक्रवार को 10 काउंटर पर 1000 यात्रियों का पंजीकरण किया गया। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। जानकारी के मुताबिक यात्रियों से मिली सुविधाओं के कारण सब कुछ सामान्य हो गया है। पंजीकरण केंद्र पर मिल रही सुविधाओं के कारण यात्री भी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था पहले ऋषिकेश में की गई थी। बाद में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा हरिद्वार में एक केंद्र खोला गया था, जहां 10 काउंटर है। इस पंजीकरण केंद्र के खुलने में अब ऋषिकेश में होने वाली भीड़ कम हो गई है। उत्तराखंड के आईटीबीपी की टीम ने पर्वतरोही के बद्री विशाल के जय नारे लगाए। पर्वतरोहियों भारत तिब्बत की सीमा पुलिस की एक टीम ने 2 जून को माउंट अम्बी गमीन चोटी पर चढ़ाई की। आईटीबीपी की 230 से अधिक पर्वतरोहण अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने और अनूठा गौरव प्राप्त हुआ। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच जुबानी जंग ने तुल पकड़ा। अब प्रणव चैंपियन ने विधायक उमेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने उमेश कुमार से अपनी जान का खतरा बताया। इसके अलावा उन्होंने खानपुर विधायक पर यूपी के कुख्यात अपराधियों की संरक्षण दिए जाने के भी आरोप मढ़े। पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह ने चैंपियन ने आरोप लगाते हुए कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार को प्रदेश के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हुआ, इसलिए वो गंभीर अनियमितताएं करते नजर आ रहे हैं। उमेश कुमार विधानसभा जैसे पवित्र मंडप की ओर कलंकित कर रहे हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। देखिए साहब, दुर्भाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ गए जिन्होंने विधानसभा के जैसे पवित्र मंडप को कलंकित किया, जिनके ऊपर 30 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसा घिनौना मातृशक्ति के विरुद्ध अपराध जो उन्होंने किया दिल्ली में हाईकोर्ट में, जिसमें उनको कॉल किया गया, नोटिस इशू किया गया है, और जिनका पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध का वीडियो भी वायरल हो चुका है। जहां उत्तराखंड में हमारी मातृशक्ति को हम बहुत सम्मान का औहदा देते हैं, हमारी माताओं बहनों की वजह से उत्तराखंड को आज़ादी मिली, उत्तराखंड बना, उसकी स्वतंत्रता सेनानी है वो, हम कैसे महिलाओं के अपमान करने वाले को बर्दाश्त करें? हमारे द्वारा खुलकर उनके विरोध में बोला गया, उनकी सच्चाई को उजागर किया गया। पहले हमें भी पता नहीं था, इसलिए खानपुर क्षेत्र की भोली भाली जनता को बरगलाकर, काले धन की चमक दमक दिखाकर, हेलीकॉप्टर्स, महंगी गाड़ियाँ, शराब, पैसा बांटकर ये विधायक बन गए। और आज ये दुर्दांत अपराधियों को, शूटरों को, अपराधियों को बुला करके ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार में बुला रहे हैं, किसी की उम्र कैद की सजा माफ़ करवा करके उसको ला रहे हैं। इनके मंसूबे बड़े खतरनाक हैं और हमारे परिवार को इनसे जान माल का सख्त खतरा है, गंभीर खतरा है। और ये ऐसा भी कर सकते हैं जो नाटक पहले इन्होंने रचा था, अपनी गाड़ियों का फर्जी एक्सीडेंट करा करके अपनी सुरक्षा बढ़ा ली थी, अपने ऊपर झूठा हमला करा करके हमें फंसा दें और अपनी सुरक्षा बढ़ा लें। दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड में भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी इनके अपने हैं और वो जानबूझ करके अन्याय को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा अभिप्राय है कि हमारी सरकार के मुखिया और सरकार कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने घंटाघर स्थित गांधी पार्क पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जीत सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्तमान दौर कश्मीर के इतिहास के सबसे बुरे दौर में गिना जाएगा। टारगेट किलिंग रोकने में बीजेपी पूरी तरह विफल हो चुकी है और एक बार फिर 1990 का दौर याद दिला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर की हवा में दहशत और आतंक फैल गया है।
राज्य है कश्मीर, जहां पर भाजपा ने धारा 370 खत्म करके पूरे देश में वाहवाही लूटने की कोशिश की, उस धारा 370 के खत्म होने के बाद भी वहां पर आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और वहां पर जो इस समय सत्ता में बैठे लोग हैं, वो कश्मीरी पंडितों पर जो नरसंहार हो रहा है, उसके अलावा जो वहाँ के कश्मीर के और लोग हैं उनकी जो टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी इस विषय पर मौन है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की और भारत सरकार की नींद खोलने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड में हम लोग बैठे हैं। ऐसे ही देश के अन्य राज्यों में धरना दे करके सरकार को नींद से जगाने का काम कर रही है। और हमारी कोशिश है कि कश्मीर में जल्दी से जल्दी जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के नागरिकों को जो आतंकवाद की दहशत में जीना पड़ रहा है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आज अल्मोड़ा के सभी के केंद्रों का निरीक्षण किया और कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण व निष्पक्षता के साथ चल रही है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र में 50% लोग अनुपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि 10 केंद्र नगर क्षेत्र व 2 केंद्र रानीखेत में बनाए गए। वहीं परीक्षा को लेकर सभी केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी सेंटर में धारा 144 लागू की गई है। वहीं सभी केंद्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। परीक्षा 2 शिफ्ट में हो रही है, जिसमें पहला पेपर सुबह 9 बजे से शुरू हो गया था। इधर यूपीएससी एग्जाम को लेकर आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सेंटर में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों को सैनिटाइज कर मास्क के साथ प्रवेश दिया गया। देखिए, सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एग्जाम्स चल रहा है और इसमें टोटल 12 सेंटर्स अल्मोड़ा जिले में हैं। 2 रानीखेत में 10 यहाँ पे हैं। एक सेंटर का अभी मैंने इंस्पेक्शन किया है। इसमें यद्यपि काफ़ी बच्चे एब्सेंट हैं, ऑलमोस्ट 50% एब्सेंट हैं, लेकिन जो परीक्षा है ये निर्विघ्न चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से। नगर पंचायत थराली को बने भले ही 6 वर्ष के आसपास हो गए हैं और यहां चुनाव हुए भी लगभग 4 साल होने को आए हैं, लेकिन अब तक शहर का कूड़ा करेक्ट एकत्र करने के लिए पंचायत नहीं करा पाई। अब नगर पंचायत थराली द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व टचिंग ग्राउंड के लिए ग्वालदम कर्ण प्रणाली मोटर मार्ग पर सुनला पेट्रोल पंप समीप जगह चयनित कर टचिंग ग्राउंड के साइट डेवलपमेंट और ट्रेंड निकाला गया। तो काम शुरू होने से पूर्व ही भेटा वार्ड अंतर्गत सिमलसेड के निवासियों ने इस टचिंग ग्राउंड का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि टचिंग ग्राउंड के आसपास लगी भूमि में उनकी खेती है, आवासीय मकान है और भूस्खलन में सिमलसेड हो रहे खतरे के बाद भी आवासीय मकान बनाने के लिए केवल टचिंग ग्राउंड के आसपास ही उनके पास भूमि उपलब्ध है। ऐसे में ग्रामीणों ने यहाँ की टचिंग ग्राउंड का विरोध करना शुरू कर दिया है और नगर पंचायत थराली के दफ्तर पहुंचकर शिकायत पत्र भी अधिशासी अधिकारी को दिया है। कि ये लोग खाली ऐसी बोल रहे हैं, आगे कागज़ भेजने को बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। देखते हैं, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम वेट करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। विरोध किस विरोध ये है कि हमको वहाँ डंपिंग जोन नहीं बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे खेत वहीं है, हमारा गाँव पूरा आने वाला टाइम पर वहीं अपना फ्यूचर है। हम पूरा ऑलरेडी जो सिमलसेड गाँव स्लट जोन में आता है, इसका पूरा उधर शिफ्ट होने वाला है। तो वहाँ अगर डंपिंग जोन बन गया तो हम वैसे नहीं रह सकते हैं। तो वो बहुत बेकार है। कुल मिला के मेन रोड है, प्लस पेट्रोल पंप बाजू में है, लोगों के घर है वहाँ। कूड़ा डंपिंग जोन कुछ दिख नहीं रहा वहाँ। अगर ऐसे ही रहा, वहाँ से नहीं हटाया, आंदोलन करेंगे। फिर हम तहसीलदार एडीएम साहब के पास जाएंगे। नहीं होगा तो गोपी साहब जाएंगे हम, नहीं होगा तो देहरादून जाएंगे हम। बाकी अपने सोशल मीडिया तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़मीन है, वहाँ पे आने वाली पीढ़ी वहाँ पे बसने वाली है, क्योंकि ऊपर से गांव खिसक रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है, और अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन हमको भुगतना पड़ेगा। जितनी जगह ये नगर पंचायत का डंपिंग बना हुआ है, वहाँ बहुत आफत आ चुकी है, क्योंकि नगर पंचायत से हम खुद परेशान हैं। इसीलिए हम वहाँ पे विरोध करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। बस हमारा गांव की महिलाओं का यही कहना है कि वहाँ नहीं बनना चाहिए। आज यहाँ पे मिला, उन्होंने बोला कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, अगर हो सकता तो हम रोक सकेंगे। हमारी वहाँ पे ऐसी वो है, क्योंकि हमारा वहाँ पे वो मोटर मार्ग है
और वहाँ पे नदी पास में है, हमारी वहाँ पे खेती बाड़ी है और मकाने हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे हमारा पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमारे बच्चों का स्कूल आने जाने का रास्ता है, इसलिए हम वहाँ पे वो रुकाने चाह रहे उसको। और वहाँ पे हमको जानवरों की भय होगी, कल के दिन हमारे बच्चों पे हमला करेंगे वो, और वो हमारे नदी प्रदूषण हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी, उसमें खेती बाड़ी में बंदर काम नहीं करने देंगे। और इसमें ऐसा है, ये हमें शासन द्वारा ये जगह जो है जिला प्रशासन और शासन द्वारा आवंटित हुई है और इसमें हमने अभी टेंडर कराया है, क्योंकि एनजीटी के नियमों के अनुसार हर जगह कूड़ेदान बनाए जाने हैं। तो जो भी जगह हमें दी गई है शासन प्रशासन द्वारा, उस पर हमने टेंडर कराया है। अब ये आज मेरे सामने पहली बार ये विरोध का एक स्वर उठा है और यहाँ से ये सीमलसैंड के नागरिक जो हैं वो आए हैं, तो उन्होंने ज्ञापन दिया है मुझे और मैं इसमें उच्च अधिकारियों के सामने अपने ये बात रखूँगा और जैसा भी निर्णय वो मुझे आदेश देंगे मैं उस प्रकार काम करूँगा। सर, लगभग 2 साल कार्रवाई मेरे से पहले चल चुकी है। मैं तो जब आया हूँ तो मेरे को ये मतलब आवंटित भूमि मिली। आप किस तरीके से करेंगे सर, क्योंकि विरोध मैं उच्च अधिकारियों के सामने अपने ये रखूँगा प्रस्ताव, इसको बना के भेजूँगा और बात भी करूँगा। जैसा भी निर्णय वो लेंगे, जैसे भी सरकार मेरे को आदेश देगी। राजधानी देहरादून में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जून के पहले सप्ताह में ही देहरादून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिसमें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस सीजन में दून का अधिकतम तापमान पहली बार 40 डिग्री के पार हुआ है। पिछले लगातार कई दिनों के पारे 40 के ऊपर जाने से जहां लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रखा है, वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस समय नमी नहीं होने और ड्राई हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। शुष्क हवाएं उत्तर भारत की तरफ बढ़ी हैं, इसी से तापमान पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि पूरे सप्ताह इसी तरह गर्मी का प्रकोप रहेगा। बीच बीच में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। और हमने बोला भी था कि जो जून का जो है करीब 10 तारीख या एक सप्ताह जो करीब करीब है, आप देखेंगे पूरा ड्राई रहने वाला है और उसमें तापमान बढ़ने वाले हैं। तो तापमान बढ़ रहे हैं और देहरादून की जहां तक बात है तो बिल्कुल कल ये 41 के आसपास ये पहुंच गया ऑलरेडी। और अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो 43.9 तक जो है करीब करीब 44 डिग्री हो गया। तो ये 1902 का है। तो ऐसा नहीं कि गर्म नहीं होता है। जून में अगर बारिश नहीं मिल रही है शुरू में, तो इस समय तो समर पीक पे होती है, तो टेम्परेचर जो है हायर साइड में बिल्कुल मिलते हैं, रहते हैं। लेकिन हाँ, ये कि उसका जो डिपार्चर है बहुत ज्यादा है, तो इस तरह की बात आप कह सकते हैं कि इस तरह का कभी कभी ऐसा ओकेजन्स बिल्कुल जून में। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के हर लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।